हेलो गाइस, वेलकम टू पॉलिटिकल एजुकेशन क्लासेस। अभी तक हमने एनसीईआरटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 का 5 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना डाइवर्सिटी क्या है और डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, सरकार क्या है और सरकार के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या हैं, और फिर जाना कि पंचायती राज क्या है, कैसे वह वर्क करती है। और आज जानेंगे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी गांव का प्रशासन। जानेंगे कि अभी तक जो पंचायती राज था, अब गांव में जो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है वो कैसे वर्क करती है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जब ज़रूरत होगी तभी तो इसकी बनाने की भी नीड पूरी होगी। तो जानते हैं कि इसके की पॉइंट्स क्या हैं। जैसे कि इंडिया में 6 लाख से ज़्यादा विलेजेस हैं। अब 6 लाख से ज़्यादा विलेज हैं तो उनको पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों पूरा करना भी कोई आसान काम नहीं है। गांव में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, डिस्ट्रीब्यूट को सेटल करने के लिए भी हमें रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने चैप्टर 5 में देखा था कि जो इलेक्टेड बॉडी है, जिसमें हमने ग्राम पंचायत में सरपंच होता है, जो लोगों के वोट द्वारा चुना जाता है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि सरकार की तरफ से वे कौन लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं, ताकि गाँव की बेसिक नीड्स जैसे सड़क, बिजली, पानी आदि की सप्लाई को पूरा किया जा सके। बाकी वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की होती है। जैसे कोई आपसी विवाद, लड़ाई झगड़ा और किसी भी सेंस में हो तो उसको निपटाने की जिम्मेदारी भी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। अब गाँव है तो उनके पास ज़मीनें भी होंगी, और क्योंकि वो खेती करते हैं तो नॉर्मली बात है, तो उन ज़मीनों के रिकॉर्ड के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ती है? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की। जो कि भारत कृषि प्रधान देश है, जिनके पास ज़मीन के रिकॉर्ड रखना भी एक अति महत्वपूर्ण कार्य है, जो कि करता है प्रशासन। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक स्टोरी को देखते हैं, जिसमें हम लैंड डिस्ट्रीब्यूट के थ्रू जानेंगे कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का कैसे वर्क होता है और कितनी अहम भूमिका निभाते हैं वो। विलेज में लैंड डिस्ट्रीब्यूट मतलब गांव में झगड़ा जमीन को लेकर, जिसमें एक मोहन होता है जो एक किसान है और उसकी ज़मीन पर रघु नाम का किसान कब्जा रखता है। मोहन एक किसान है, उसके पास खेतीहारी ज़मीन है जहाँ कई सालों से वे खेती कर रहा है। वहीं उसके खेत में लगा हुआ मतलब बिल्कुल टच में ही रघु का खेत है। दोनों ही खेत एक स्मॉल सी मेड़ की से अलग होते हैं। मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। ऐसा करके मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली और मोहन की ज़मीन कम हो गई और रघु की ज़मीन बढ़ गई। रघु, जिसके ताऊ गांव के सरपंच थे और उसकी फैमिली के पास पहले ही बहुत सारी ज़मीनें थीं, तो मोहन को अपनी ज़मीन की बात रखने के लिए गुस्सा भी आया, लेकिन थोड़ा डर भी लगा। लेकिन उसने हिम्मत करके जब रघु के घर जाकर बात की तो दोनों के बीच में कहासुनी हुई और रघु ने यह मानने से साफ इनकार कर दिया कि उसने कोई अपनी ज़मीन बढ़ाई भी है। तो ऐसे में रघु ने मजदूरों को बुलाकर मोहन की बहुत ज़्यादा पिटाई भी करवा दी और मोहन के दोस्तों ने रघु के अगेंस्ट स्थानीय जो उनका जो एरिया का जो पुलिस स्टेशन होता है उसमें शिकायत, उसकी कंप्लेंट लिखवाने के लिए भी मोहन को कहा। कई लोग इस बात के अगेंस्ट भी थे। उन्हें लगा कि पुलिस कंप्लेंट करना एकदम बेकार है और इसमें उसके अधिक पैसे खर्च होंगे। लेकिन उसका दोस्त और मोहन जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट भी लिखवाते हैं। चलिए इसके थ्रू हम जानते हैं कि हर पुलिस स्टेशन का एक कार्य क्षेत्र और वर्क कैसे होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है, मतलब उसका एक एरिया होता है जो उसके कंट्रोल में रहता है। लोग उस स्थान में ही, मतलब उस एरिया में ही जाके चोरी, कोई भी दुर्घटना होती है, मारपीट होती है, झगड़े होते हैं या कोई भी अन्य शिकायत की रिपोर्ट होती है, वो उसी पुलिस थाने में लिखवाई जाती है। वहीं के थानेदार, जिसको हम एसएचओ भी बोल सकते हैं, या फिर हेड ऑफ पुलिस स्टेशन जो उस समय का होता है, वो उसी की जिम्मेदारी होती है कि लोगों की घटनाओं के बारे में इन्वेस्टिगेशन करे, पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों की कार्यवाही करे। परंतु नॉर्मली ऐसा पुलिस स्टेशन में होता नहीं है, जल्दी से शिकायत लिखते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनकी इमेज जो पुलिस स्टेशन की है वो खराब होगी। क्योंकि हर पुलिस स्टेशन का जो रिकॉर्ड होता है वो हेड ऑफिस में जाता है, यानी होम मिनिस्टर में जाता है। तो इससे उनकी प्रमोशन पे भी सवाल होता है कि जो वहाँ का जो हेड है, जैसे कोई इंस्पेक्टर है या फिर सब इंस्पेक्टर है, तो उसकी प्रमोशन पे भी सवाल उठ जाता है कि भाई तुम्हारे एरिया में तो इतनी ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, ये सब आ रही, तो तुम वहाँ पे कैसे वर्क कर रहे हो। तो इस वजह से वो थोड़ी शिकायतें लिखने में भी, इसी वजह से उनके एरिया में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी रहे और बस
केस भी उनके कम हो, इसी पर वो ज़्यादा जोर देते हैं और शिकायतों को लिखने में थोड़ी आनाकानी करते हैं। मैंने अभी बोला कि जो पुलिस स्टेशन होता है उसमें एसएचओ होता है। एसएचओ का मतलब होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसमें जनरली जो आते हैं वो होते हैं सब इंस्पेक्टर और कुछ ही केस में आते हैं इंस्पेक्टर। यानी पुलिस स्टेशन का वो हेड इंस्पेक्टर होता है या सब इंस्पेक्टर होता है, जो कि उस समय जिम्मेदारी लेता है कि वहाँ पर सिचुएशन और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। भी हमने बात किया कि वहाँ के लोग जो पुलिस स्टेशन के होते हैं वो शिकायत लिखने में आनाकानी करते हैं। बिल्कुल वैसा ही मोहन के साथ होता है। जब वह अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में जाता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो वहाँ पर वो अपना सारा मामला भी बताता है, कंप्लेन लिखित रूप में देने को भी तैयार होता है। लेकिन जो वहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर होता है वह रूडली बिहेव करता है और उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का टाइम नहीं है, ये उसको कह देता है मोहन को। फिर उसके पड़ोसी ने इंस्पेक्टर को कहा कि मोहन को उसकी आंखों के सामने बहुत मारा गया है, अगर वह उसको नहीं बचाता तो मोहन और अधिक रूप से घायल हो जाता। तो इसके जो नेबर है उसके फोर्स करने पर थानेदार उनकी रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार हो जाता है और मोहन को कहता है कि लिखित रूप में अपनी कंप्लेन लिखे और उनको ये प्रॉमिस भी करता है कि नेक्स्ट डे एक कांस्टेबल यानी एक हवलदार उस घटना की इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पर उसके साथ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये रघु और मोहन की ज़मीन है, ये कैसे पता करेंगे? वो हम करेंगे पटवारी के पास के रिकॉर्ड से। चलिए अब हम जानते हैं कि पटवारी क्या है और पटवारी का इतना इम्पोर्टेंट रोल क्या है। मोहन और रघु के डिस्ट्रीब्यूट को शांतिपूर्ण रूप से ख़त्म करने का एक तरीका है, वो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी राजस्व विभाग। क्योंकि ज़मीन को मापना, नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि कहीं इसे लेखपाल, कर्मचारी, विलेज ऑफिसर भी कहा जाता है। ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को ही पटवारी कहते हैं। हर एक पटवारी के पास कुछ गांवों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करे। अब हम जान लेते हैं कि पटवारी के काम क्या होते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं। पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की ज़मीन का रिकॉर्ड्स होता है, ये तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है और पहला काम है। पटवारी के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके भी होते हैं, जैसे कई जगहों पर एक लंबी लोहे की जंजीर का यूज़ करते हैं जिसको जरीब कहा जाता है। पटवारी किसानों की लैंड टैक्स को भी इकट्ठा करता है। गवर्नमेंट को अपने एरिया में उगाने वाली फसलों के बारे में भी इम्पॉर्टेंट जानकारी देता है। ये काम वह अपने रिकॉर्ड्स के आधार पर, जिसको खसरा रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है। कि आप खसरा रिकॉर्ड्स में अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पिक्चर्स में कुछ एक साइड में सिंबल्स बने हुए हैं, जिसे बाउंड्री यानी सीमा के लिए स्ट्रेट लाइन है, कुएं के लिए एक सर्कल है, बीच में डॉट है, ऐसे ही पक्की सड़क के लिए है, चरगाहा के लिए भी निशान अलग अलग क्लियर कर रहे हुए हैं। वहीं दूसरी पिक्चर्स में हम देखते हैं कि गाँव का नाम जैसे कि अमरपुर है, पटवारी रिकॉर्ड नंबर लिखा हुआ है, 16 भी लिखा हुआ है और एक नंबर पर मोहन और उसके पिता का नाम येलो कलर के रिकॉर्ड्स में लिखा है। कितना एरिया है, जैसे कि उसका दिखा रखा है 0.75 हेक्टर। वह कौन सी फसल उगाता है, वो लिखा है सोयाबीन। वह बटाई पर है या किसी दूसरे किसान से तो नहीं लिखा गया है, ऐसा भी रघु के रिकॉर्ड्स में ऑल मेंटेन किया गया है। कितनी ज़मीन है उसके पास, उसके पिता का नाम क्या है और अन्य इन्फॉर्मेशन भी उस येलो कलर के रिकॉर्ड्स में लिखी गई है और यही ओवरऑल होता है खसरा रिकॉर्ड। अब हम जानते हैं कि इस खसरा रिकॉर्ड की ज़रूरत क्यों है। किसानों को अक्सर अपने खेत के मैप और रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए उनको कई बारी पैसे भी देने होते हैं, शुल्क पे करना पड़ता है। तो इसलिए खसरा रिकॉर्ड जो होता है, क्योंकि आप सपोज़ कीजिए कि अगर कोई किसान है अपनी ज़मीन बेच रहा है या कोई और ज़मीन उससे ख़रीद रहा है, तो ये कहाँ रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, ये कहाँ अपडेट करेगा, तो वो होता है खसरा रिकॉर्ड, ताकि वह अपनी ज़मीन को ईजिली बेच भी सके और अगर किसी से ख़रीदना है तो अपने उसमें अपने रिकॉर्ड्स द्वारा मेंटेन भी कर सके। वहीं पर दूसरा होता है कि किसानों को ये रिकॉर्ड्स की कॉपी रखने का राइट्स दिया गया है और उनको ईजिली पर मिलता नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें भी उनको फेस करनी पड़ती है एक रिकॉर्ड के लिए। अपने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कई स्टेट में सारे रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में डाले गए हैं और पंचायत के ऑफिस में रख दिए गए हैं, ताकि लोगों को ईजिली ये खसरा रिपोर्ट उनको मिल जाए। वहीं पर जो किसान होते हैं कई बारी फसल बदल लेते हैं, जो कि सीजनेबल के अकॉर्डिंग फसल को उगाते हैं, या फिर कई जो लोग होते हैं वो किसी और की ज़मीन पर कुआं खोद लेते हैं।
तो ऐसे ही में कैसे पता करेंगे कि हम कौन किसकी ज़मीन है और कौन कितने ज़मीन का मालिक है। तो किसी भी ज़मीन पर उनका कितना हिसाब रखना है, ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी राजस्व विभाग का काम होता है कि उस पर नज़र रखना, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड ऑफिसर इस काम का निरीक्षण करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर। लेवल ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि हमने जाना पुलिस, पटवारी, तहसीलदार और 4th नंबर पे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। भारत में सभी स्टेट जिलों में बटे हुए हैं। ज़मीन से जुड़े हुए मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और अधिक छोटे ग्रुप्स में बांट लिया गया है। जिले के ऊपर ग्रुप्स को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि तहसील, तालुक आदि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है, उनका इम्पॉर्टेंट वर्क है। और वह ही पटवारी के वर्क को भी निरीक्षण करते हैं कि कहीं पटवारी कोई पैसे वैसे खा के किसी की ज़मीन का गलत रिकॉर्ड तो नहीं बना रहा है। ये सुनिश्चित करना भी कि रिकॉर्ड सही से बन रखे हैं। और राजस्व बहुत ये है, टैक्स भी इकट्ठा करते हैं, यानी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है वह ज़मीनों पर टैक्स भी इकट्ठा करते हैं। ये भी देखते हैं कि किसानों को उनके रिकॉर्ड्स की कॉपी ईजिली मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है। ज़रूरी होने पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए जो रेवेन्यू हमारा जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं कौन? रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तहसीलदार के ऑफिस में जमीन के विवादों की सुनवाई भी की जाती है। तो यानी कि जब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी रघु और मोहन की ज़मीन के विवाद को लेकर, तो पटवारी के पास से विलेज ऑफिसर भी, जिसको कहा गया हमने अभी जाना, उनके पास ज़मीन के रिकॉर्ड्स भी देखे जाएंगे। वहीं अगर ज़मीन के रिकॉर्ड्स और मोहन के रिकॉर्ड्स में कहीं पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो ये कहा जाएगा फिर तहसील लेवल पर ये या फिर ब्लॉक लेवल पर ये केस चला जाएगा। तहसीलदार जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिसर होता है वह ही लैंड डिस्ट्रीब्यूट का फाइनल रिजल्ट बताएगा मोहन और रघु की। अगर इन लेवल्स पर वह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो सबसे अपर लेवल होता है जो होता है कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट का, जिसे हमने तहसीलदार जो हमने अभी समझा उसी लेवल पर इसका फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा कि मोहन और जो रघु है उनकी ज़मीन का आखिर क्या विवाद में कौन सही है और कौन कितना गलत है। स्टोरी के थ्रू हमने जाना कि कैसे एक रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हमारे गांव में प्रशासन को किस तरह से बनाए रखता है, चाहे वो पुलिस लेवल का हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, इन सभी का रोल अपनी अपनी जगह पे कितना इम्पोर्टेंट है। कि आपको ये स्टोरी के थ्रू आई होप सो गाइस कि यह बिल्कुल क्लियरिफाई हो गया होगा कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता है और इसका स्ट्रक्चर क्या है और कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी गांव के विकास में। अब हम जानते हैं हिंदू अधिनियम धारा 2005। तो उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 से मिला बेटियों को हक। कैसे? कुंवारी अनमैरिड यानी और मैरिड बेटी पिता की संपत्ति यानी प्रॉपर्टी में पूरी तरह से हिस्सेदार होगी। भारत में ये कानून से पहले ही यानी किसानों में ज़मीन मालिक ओनली पुरुष होते थे और वुमेन्स की हैसियत किसानों और खेतों के काम में एक हेल्पर की मानी जाती थी। उनको ज़मीन का मालिक कभी नहीं समझा गया था। अभी तक कई स्टेट में हिंदू औरतों को फैमिली की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता है और पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों के में बट जाती थी। परंतु ये न्यू कानून 2005 द्वारा बेटों और बेटियों और उनकी माँ यानी वाइफ को ज़मीन में इक्वल राइट्स को प्रदान करता है। यह कानून ऑल इंडिया में अप्लाई होगा और इस लॉ का बिग फायदा वुमेन्स को होगा जो कि अनमैरिड हैं और मैरिड दोनों ही पिता की संपत्ति में पूरी तरह से हिस्सेदार होंगी जितने कि अब तक में उनके बेटे थे। एनसीईआरटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 को हमें अच्छी तरह से समझने के लिए हमें हर एक चैप्टर्स को बारीकी से समझना होगा। ये ज़रूरी है क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से बिल्कुल कनेक्टेड है। तो आप अगर ये सोचेंगे कि हम एक चैप्टर को स्किप करके दूसरे चैप्टर को स्टडी कर ले तो ऐसा नहीं होगा। जितने भी 5 चैप्टर्स हैं अगर आप नहीं देख पाए हैं या नहीं पढ़ पाए हैं तो उनका मैंने लिंक
वीडियो के एंड में और आइकन बटन पे दे रखा है, तो आप अगर चाहें तो वहाँ से भी वो सारी वीडियोस ईज़िली देख सकते हैं। और मैं आपको यह पूरी श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि इन वीडियोस को देखने के बाद दोबारा आपको एनसीईआरटी बुक स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 की, जो कि मैंने सारे जो वीडियोस हैं उनको इतनी बारीकी से एक्सप्लेन किया है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको इन चैप्टर्स को दोबारा रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारा कॉन्सेप्ट आपको वीडियो में ही क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने गवर्नमेंट के प्रशासनिक कार्यों के बारे में जाना, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में, साथ ही ज़मीन रिकॉर्ड सिस्टम के बारे में, पटवारी के इम्पॉर्टेंट रोल के बारे में, साथ ही तहसीलदार व रेवेन्यू डिपार्टमेंट का इम्पॉर्टेंट रोल देखा हमने। एडमिनिस्ट्रेशन से में किस तरह से निभाते हैं और जानना है कि लोगों की प्रॉब्लम और सल्यूशन को भी वह बारीकी से कैसे देखते हैं, और गवर्नमेंट को दी गई पब्लिक सर्विस का भी हमने देखा कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 7 में, जो कि है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। शहरी क्षेत्र में प्रशासन को जानेंगे, जो कि चैप्टर 7 में नगर प्रशासन में हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर।